हमारे कैलकुलेटर में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अंडर द कर्व जो कि हम जी स्कोर के टेबल से देखते हैं वो भी स्ट्रेट अवे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। हमें जी स्कोर के टेबल की एग्जाम में ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम लोग स्ट्रेट अवे जी की वैल्यूज़ वही जो टेबल के अंदर दी हुई हैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेटर में जो ऑप्शंस हैं उनको ऑन करने के लिए हम सबसे पहले मोड में जाएंगे और 3 नंबर स्टैट्स सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें, आप एसी पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्टैट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ पे स्टैट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, आप यहाँ से शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास स्टैट में कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये ऑप्शंस हमने बड़ी दफ़ा पहले भी देखी, हमने सम देखा, ये वेरियंस देखा। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। ये DISTR मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 चीज़ें हैं जो कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमें बताती है। एक होता है जी P, एक होता है Q और एक होता है R। जो हमारे पास जो टेबल था जो हम लोग बुक में यूज़ करते रहे हैं और जिनकी मदद से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं वो एक था, और यहाँ पे हम 3 डिफरेंट चीज़ों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि उसके बाद हम लोग अपनी करेक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें। देखें, हमारे पास एक जो टेबल था वो ये था कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थी, राइट। इसके सेंटर में मीन था और हम जब z निकालते थे तो हम कहते थे कि किसी भी पॉइंट का अगर हमने z निकालना है तो उसे हम x कहेंगे, तो z इज इक्वल टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर इस z की हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते थे। तो जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता था, उस पॉइंट से लेकर मीन के दरमियान का एरिया होता था, यानी कि इतने इतने एरिया का, राइट। अगर हमने कैलकुलेटर पे यही सेम एरिया फ्रॉम द पॉइंट टू द मीन कैलकुलेट करना है तो हमने जो नंबर यहाँ से सिलेक्ट करना है दैट इज Q, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। हमने Q सेलेक्ट करना है, राइट, ओके। इसके अलावा जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये है कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट से नीचे वाला तमाम एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते होते थे, जब हम लोगों ने जी स्कोर का टेबल पढ़ा था तो हमारे पास क्योंकि एक ही टेबल था और उसमें जो हमारे पास आंसर आता था वो इस पॉइंट से लेकर मीन तक का आता था, हमारे पास जो भी आंसर आता था हम उसमें 50% ऐड करते होते थे क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए होता था और ऑल वैल्यूज बिलो दिस हम लोग कैलकुलेट करते थे, राइट। अभी भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जब हम Q रखेंगे तो हमारे पास इतने एरिया की वैल्यू आएगी, उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कैलकुलेटर हमें हेल्प करता है, वो कहता है कि आपको उधर से अलग से 0.5 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का z निकालें और उस z को P में रख के सॉल्व कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट z जब आप निकालोगे तो वो एरिया बिलो द पॉइंट, तमाम एरिया बिलो द पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो अगर आप P ऑफ z निकालेंगे तो वो ऑल एरिया बिलो द पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास जो बुक में टेबल था वो सिर्फ Q का था, लेकिन कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट से ऊपर का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते होते थे, अगर आपको याद हो कि बुक में हम लोग इस पॉइंट का x निकालते थे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो हमारे पास इतने इतने पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आती थी। तो फिर हम लोग क्या करते होते थे, हम इस आंसर को 0.5 में से माइनस करते होते थे। ये जो आंसर हमारे पास फर्ज करें x निकल रहा है तो हम 0.5 में से माइनस करते थे तो हमारे पास ऊपर वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी आती थी। लेकिन कैलकुलेटर हमें कहता है कि भाई साहब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसका z निकालें और r ऑफ z निकाल लें तो आपके पास एरिया अबव द कर्व आ जाएगा बहुत इजीली, राइट। तो अगर हम बुक वाइज बात करें, इससे पहले जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो हैं सिर्फ Q, लेकिन अगर आपने किसी एक पॉइंट से नीचे वाला तमाम एरिया कैलकुलेट करना है, आप सिंपल उसको P में रख के भी कर सकते हैं, और अगर उस पॉइंट से ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसको R में रख के सॉल्व कर सकते हैं उस Z को। तो हम इन सब की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इन कैलकुलेशंस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनाब अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहले जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो उस वक्त भी सबसे पहले यही वाला सवाल किया था कि जी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन है जी 45 का
तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल में मैंने आपको कहा है कि हमेशा आपने सबसे पहले उसकी शेप बनानी है। तो मीन है जी 45 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज इक्वल टू 6। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन विल हैव वैल्यू बिलो 55? तो कितने परसेंट वैल्यूज बिलो 55 होंगी? तो इसके बारे में हमने बात की थी कि जितनी एरिया अंडर द कर्व होगा, जितनी प्रोबेबिलिटी होगी, उतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन उस प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेंगी, राइट? तो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो x है पॉइंट, वो डेफिनेटली 45 से ऊपर वाली साइड पे होगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे 55 होगा। अब इसका z निकालना होता है तो उसका तरीका क्या होता है जी, 55 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.67। तो हम लोग क्या करते होते थे, हम लोग टेबल में जाते थे, जी स्कोर का टेबल कैलकुलेट करते थे। तो जी स्कोर का जो आंसर हमारे पास आता होता था 1.67 में, अगर हम देखें तो 1.6 में 1.60, 1.61, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दैट वाज 0.4525। तो हम कहते थे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो आंसर है वो है जी 0.4525। और क्योंकि हमने इससे नीचे वाला तमाम एरिया कैलकुलेट करना है तो हम इसमें 0.5 ऐड करते थे, तो हमारे पास आंसर आता था 0.9525। अब स्ट्रेट अवे इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो जी स्कोर टेबल जाके देखना है, वो टेबल आप सीधी सीधी यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टैट ऑन है, आप शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे, स्टैट में आ जाओगे, यहाँ से 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमने एरिया बिलो द कर्व फाइंड करना है, यानी कि किसी एक पॉइंट से नीचे वाला तमाम एरिया फाइंड करना है, तो हम किधर जाते हैं, हम पी पे जाते हैं। तो स्ट्रेट अवे पी, और यहाँ पे हमारा जी क्या है, जी आ रहा है जी 1.67 और ये प्लस का है। अगर आपका जी माइनस का है तो कैलकुलेटर में आपने माइनस का जी पुट करना है। तो देखें वही आंसर आ रहा है 0.95254, राइट। हमारे पास जो एरिया बिलो द कर्व था, एरिया बिलो द पॉइंट था, इस पॉइंट से नीचे वाला तमाम एरिया, वो स्ट्रेट अवे हम पी से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आंसर हम लोग जी स्कोर के टेबल से देख के आ रहे हैं वो मीन और उसके दरमियान का है। और अगर हमने मीन और पॉइंट के दरमियान का कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्यू। तो हम देखेंगे क्यू नहीं क्यू, और हम लोग यहाँ पे अगर क्यू कैलकुलेट करते हैं, क्यू ऑफ व्हाट 1.67, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आएगा भला, हाँ जी बिल्कुल 0.4525 के इक्वल आएगा, 0.45254। सिमिलरली आप अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से। और वो सवाल है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज अबाउट अबव 60। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास बोर्ड के ऊपर जगह कम है। और दोबारा से आपको मैंने जैसे पहले भी गाइड किया हुआ है कि आपने हमेशा 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 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को करने से पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चाहे गंदी मंदी सी तस्वीर बना लें, लेकिन बनानी ज़रूर है। ठीक है जी, आपका मीन है 45 का और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपने एरिया अबव 60, तो 60 45 की ऊपर वाली साइड पे ही होगा, इससे ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए तो आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से अगर कर रहे हैं तो आपने आर फाइंड करना है इसके जी का। तो जी क्या है जी, जी होगा जी 60 माइनस 45 ओवर 6, यानी कि 15 ओवर 6 विच इज इक्वल टू 2.5, राइट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया अबव द कर्व फाइंड करना है। ये दो तरीकों से कर सकते हैं कि आप ये वाला एरिया फाइंड कर लें और उसको 0.5 में से माइनस कर दें, या स्ट्रेट अवे आपके पास कैलकुलेटर है, आप आर ऑफ दिस जी 2.5 कैलकुलेट कर लें। तो हम चलते हैं जनाब पहले तरीके की तरफ, और वो ये है कि हम सबसे पहले क्यू फाइंड करेंगे, क्यू ऑफ व्हाट, क्यू ऑफ 2.5। तो क्यू ऑफ 2.5, तो क्यू का आंसर क्या आएगा, इस पॉइंट से लेकर मीन तक का जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 0.49379, और मैंने 0.5 में से माइनस कर देना ये आंसर, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 0.00621, राइट। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉरी आर कैलकुलेट करते हैं 5 और 3 से आर क्या आएगा, एरिया अबव द पॉइंट, और एरिया अबव द पॉइंट के केस में हमने क्या पॉइंट है जी 2.5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी एग्जैक्टली 0.0062097। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली
स्ट्रेट अवे टेबल के बगैर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पी, क्यू और आर, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इससे हम कुछ और सवाल भी कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद उन सवालों की तरफ भी मूव करेंगे। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन विल हैव वैल्यू बिटवीन 55 एंड 60। तो 55 और 60 के दरमियान में जो एरिया है उसके लिए भी आप सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस दफ़ा ऐसे बनेगी। ऑब्वियसली आपने फ्री हैंड बनानी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो मीन है डैट इज इक्वल टू 45 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6। हमें वैल्यू चाहिए 55 जो कि इसके ऊपर होगा, और 60 भी इससे ऊपर ही फॉल कर रहा होगा। तो ये है जी 55 और ये है जी 60। इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने। तो सबसे पहले मैं 55 से जी निकाल लेता हूँ। तो अगर मेरे पास 55 है तो यहाँ से जी कैसे निकलेगा, 55 माइनस 45 ओवर 6 विच इज इक्वल टू 10 ओवर 6 जो कि बनेगा 1.67। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है 60, यहाँ से जी निकालूंगा, 60 माइनस 45 ओवर 6 विच विल बी इक्वल टू 15 ओवर 6, और यहाँ से मेरे पास आंसर बचेगा 2.5 जी। तो जनाब अब बड़े गौर से देखना है आपने, मैं पी से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्यू से भी और आर से भी। इस सवाल को हम तीनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं क्यू से। देखें, जब हम क्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट से लेकर मीन तक के दरमियान की प्रोबेबिलिटी हमें बताई जाती है। तो अगर मैं 55 का जी का निकल रहा है 1.67, इसका क्यू कैलकुलेट कर लूँ, यानी कि क्यू ऑफ 1.67 कैलकुलेट कर लूँ, और फिर 60 का भी 1.67 कैलकुलेट कर लूँ, तो इसमें 60 वाला जो क्यू होगा उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आ रहा है, इतना इतना आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसमें से ये वाला अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला बच जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने क्यू ऑफ 2.5 में से माइनस करना है क्यू ऑफ 1.67, राइट। तो इसका आंसर जो है वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। आप कैलकुलेटर में जाओ, और अब आपने कैलकुलेटर पे करना है शिफ्ट स्टार्ट 5, और 2 नंबर पे क्यू है, क्यू ऑफ 2.5 माइनस शिफ्ट स्टार्ट 5, 2 नंबर पे क्यू है ऑफ 1.67। तो जो आपका आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 0.04125। तो ये बनेगा जी 0.04125। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसको क्यू नहीं पी से सॉल्व करके दिखाएं, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल उसी तरीके से जब आप 55 का जो z है 1.67 इसका p कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कहां से लेकर कहां तक का आंसर आएगा जी, बिल्कुल ठीक है, यहां से लेकर एंड तक का सारा आंसर आ रहा होगा। और जब आप q यानी कि ये इस सेकंड पॉइंट का p कैलकुलेट करोगे तो वो यहां से लेकर यहां तक का सारा आंसर आ रहा होगा। और आपको कितना चाहिए? आपको सिर्फ इतना इतना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, यानी कि अगर हम p कर रहे हैं तो p ऑफ 2.5 माइनस p ऑफ 1.67, ये भी एग्जैक्टली सेम आंसर होना चाहिए। करके देखते हैं जनाब। p ऑफ 2.5 माइनस p ऑफ 1.67 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपका आंसर आएगा जी 0.04125। और अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब जरा r के फार्मूले को यूज करते हुए कैलकुलेट करें, वैसे ऑब्वियसली ये एग्जाम के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, लेकिन दिल पशोरी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि p से भी, q से भी और r से भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम लोग r कैलकुलेट करेंगे, यानी कि r ऑफ दिस पॉइंट, अगर हम लोग 55 वाला पॉइंट यानी कि 1.67 का r कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा? ये हमारे पास यहां से लेकर ऊपर वाले तमाम पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ रही होगी। ओके, जब हम लोग ये दूसरे पॉइंट की 60 वाले का जो z निकला था 2.5 उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो यहां से लेकर यहां तक आ रही होगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होगा और एंडिंग भी यहीं पे होगी जहां पे एंडिंग हो रही है। तो हमें तो ये वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम r ऑफ 1.67 में से r ऑफ 2.5 माइनस कर देंगे। तो r ऑफ 1.67 माइनस r ऑफ 2.5 दिस शुड बी इक्वल टू 0.04125। तो करके देखते हैं जनाब। शिफ्ट 15 r ऑफ 1.67 माइनस शिफ्ट 15 r ऑफ 2.5 is equal to 0.4125।
राइट, एग्जैक्टली इक्वल टू दैट। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि P का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है और Q का क्या मतलब है। अगर समझ नहीं भी आई तो आप सिंपल इतना याद कर लें कि जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा है वो Q से कैलकुलेट करने से आएगा, आपने P और R को यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप P और R को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आपको कुछ और सवालों में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम उन सवालों की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं।